हेलो हेलो हेलो। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन का 31,000 का जो शॉर्ट पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने दो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है इसमें। एक आधुनिक इतिहास यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे चीजों को हम लोग देख रहे हैं। आधुनिक भारत का ये आज का 7वां पार्ट है। आज का ये 7वां पार्ट है जिसमें हम लोग ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार को देखेंगे। इसमें हम लोग ब्रिटिश कालीन न्यायिक सुधार, राजस्व एवं न्यायिक सुधार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इसको, विथ व्याख्या देखेंगे। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग उस क्लास को जाके देख लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा आपके एग्जाम के लिए। खासकर जो 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, खासकर जो 12 अक्टूबर को पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, साथ में जो नवंबर दिसंबर में आपका आरओ या आरओ मेंस होगा, उसके लिए भी ये काफी लाभदायक है। और मैं आपको बता दूं, जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्लास को देखें। उन्हें अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 120 होगा, शायद मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 120 होगा। 119 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का 119 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी तक मुगलों का पतन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर स्वायत्त राज्यों का जो स्वतंत्र माने जो स्वायत्त राज्य स्वतंत्र हुए थे उनकी बात, जैसे कि अवध हो गया, आपका मराठा हो गया, बंगाल हो गया, मैसूर, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। साथ में हमने आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख सारी चीजों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने नहीं, पांच छह छह चैप्टर ऐसे ही करके हम लोगों ने कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज का 7वां चैप्टर हम लोग देखेंगे। पहला ही जो क्वेश्चन है हमारा वो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अगर हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो ये एक कर व्यवस्था थी। क्या थी? एक कर व्यवस्था थी। इसे क्या नाम है? सर जॉन सोर। क्या? इसे सर जॉन सोर के द्वारा, सर जॉन सोर के द्वारा 1789 में, क्या 1789 में सन जार सोर के द्वारा, सर जॉन सोर, सर जॉन सोर ने इसका अध्ययन किया, इसका अध्ययन किया। भूमि व्यवस्था का, यानी कि भूमि व्यवस्था का अध्ययन किया। इसका अध्ययन किया किसका, किसने किया? 1789 में किसने किया? 1789 में सर जॉन सोर ने इसका अध्ययन किया। और एक जो व्यवस्था थी, भू पद्धति, जो स्थायी भूमि पद्धति थी, इसका खाका तैयार किया। क्या? इसका खाका तैयार किया, यानी अस्थाई भूमि पद्धति, स्थायी भूमि पद्धति का प्रावधान रखा। याद रखिएगा, प्रावधान रखा है, प्रावधान रखा। किसने? सर जॉन सोर ने। किसने? सर जॉन सोर ने इसका प्रावधान रखा। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, क्योंकि इसमें गड़बड़ ना होने पाए। और अगर आपसे ये पूछता है कि लागू कब किया गया, तो ये लागू कब किया गया था? 1793 में। कब? 1700 1793 में। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस के द्वारा इसको क्या हुआ? लागू किया गया था। कहां पे? बंगाल में। कहां पे? बंगाल। बंगाल बोल सकते हैं, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये प्रारंभ में हुआ था। फिर इसके बाद इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया था? बढ़ाकर इसको बनारस में भी लागू किया गया था। कहां पे? बाद में, बाद में बनारस और उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू कर दिया गया था। कब? कब? बाद में इसको उत्तरी कर्नाटक और बनारस में लागू कर दिया था। बनारस यही है, यूपी का बनारस। अगर आपसे पूछता है कि कितने परसेंट भागों में ये लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था कितने परसेंट भागों में? तो 19% भागों में। भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसके 19% क्षेत्र में
ये लागू किया गया था। कितने क्षेत्र में? 19% क्षेत्र में ये लागू किया गया था। इसमें इसमें क्या होता है ना, जमींदारी व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, जिसके माध्यम से क्या है कि ये एक बिचौलिए का काम करता था। जो जमींदार था वो बिचौलिए का काम करता था। इसमें कहा गया था कि स्थायी बंदोबस्त में जो इसके प्रावधान थे, इसमें कहा गया कि जो जमींदार होंगे ये डायरेक्ट कर जो है ना, अंग्रेज जो है कर किससे लेंगे? जमींदार से लेंगे। और जमींदार वसूल किससे करते थे? किससे वसूल करते थे? तो वो जनता से कर वसूल करते थे जमींदार। और ये कर का क्या भाग था? तो जो कर का हिस्सा था, जो भू राजस्व भू राजस्व का 10/11, यानी 10 हिस्सा जो होता था वो कंपनी का होता था। 10 हिस्सा जो होता था वो कंपनी का होता था। और एक हिस्सा जो होता था वो जमींदार का होता था। किसका? जमींदार का होता था। जमींदार का होता था। एक हिस्सा किसका होता था? जमींदार का होता था। और 10 हिस्सा जो होता था वो किसका होता था? कंपनी का होता था। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी कारणवश जमींदार द्वारा तय समय पर, यानी जो समय निर्धारित होता था उसके तहत वो अगर क्या नाम है कि भू राजस्व यानी कि जो कर का निर्धारण था वो नहीं दे पाता था, तो क्या होता था? एक कानून था सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून के तहत सूर्यास्त कानून के तहत सूर्यास्त कानून सूर्यास्त कानून के तहत क्या होता था? जो उसका अंतिम दिन होता था, अंतिम सूर्य अस्त होने के बाद उनकी जिम्मेदारी ले ली जाती थी। अगर इन्होंने तय समय पे कर नहीं दिया तो कंपनी को उनकी जिम्मेदारी ले ली जाती थी। तो ये रहा हमारा अस्थाई बंदोबस्त। क्या रहा? अस्थाई बंदोबस्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जिसको आप लोगों को याद रखना है। और क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अब देखिए, प्रारंभ की बात कर रहा है। किसने प्रावधान रखा था उसकी बात नहीं है, प्रारंभ की बात कर रहा है। तो प्रारंभ कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। कब? 1786 में। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। और कब तक रहता है? 1793 तक। 1793 तक ये गवर्नर जनरल बन के रहता है। फिर उसके बाद ये 1805 में एक बार और आता है। और उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। और इसका जो दरगाह है, जो इसकी कब्र है, इसकी जो कब्र है वो कहाँ पे है? तो गाजीपुर में है। गाजीपुर में इसकी कब्र है। कहाँ पे? गाजीपुर। गाजीपुर में इसकी कब्र है। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 1805 में इसकी मृत्यु होती है। 1805 में इसकी मृत्यु होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें दो तीन चीज याद रखना है। 1993 में ये प्रारंभ हुआ था। कब? 1993 में। अगर आपसे डेट पूछ ले तो आप लोग इसको 22 मार्च लगा सकते हैं। क्या? 22 मार्च। 22 मार्च जो हिंदू कैलेंडर का पहला दिन होता है, 22 मार्च जो लीप ईयर्स में होता है, उसको आप लोग लगा सकते हैं 22 मार्च। 1793 में ये प्रारंभ हुआ था। कहां पे स्टार्ट हुआ था पहली बार? तो बंगाल में। कहां पे स्टार्ट हुआ था? तो बंगाल में ये स्टार्ट हुआ था, बंगाल में। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता हुआ, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 121। बाकी इन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर इसके अंतर्गत थोड़ा सा अगर हम देखें इसके प्रावधान क्या क्या थे, तो प्रावधान की अगर हम बात करें तो वही जो मैंने आपको बताया, जमींदारों को अपने क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया, यानी जमींदार ही उसके मालिक होते थे। फिर जमींदारों के लिए लिया जाने वाला भूमि कर अस्थायी रूप से निर्धारित था, यानी कि इसके लिए अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था कि जो 10/11 कंपनी को दिया जाएगा, 10 हिस्सा कंपनी का रहेगा और एक हिस्सा किसका रहेगा? जमींदारों को प्राप्त होगा। एक हिस्सा जमींदारों को प्राप्त होगा। यदि किसी कारण किसी वर्ष जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता है तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सूर्यास्त कानून के अनुसार कर न चुकाने की अंतिम तिथि के बाद उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी में जमींदारी स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई थी। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। कालानुक्रम में कालांतर में यह पद्धति बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू कर दिया था। बनारस खंड व उत्तरी उत्तरी यूपी के बनारस खंड और कहाँ पे? उत्तरी कर्नाटक में भी लागू कर दिया गया था। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई बंदोबस्त के
गुणों में नहीं है। इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व क्या है, सुनिश्चित किया। दूसरा, सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, बी और ए, इसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। इसमें पूछा है गुणों में नहीं है। इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया, ये तो सही है। एक समय पे यानी कि एक साल में आपको पता है कि 10वां हिस्सा जो था वो मिल जाता था इनको, तो यानी कि 10वां हिस्सा जो मिल जाता था वो तो था ही, यानी कि नियमित नियमित जो भू राजस्व था वो मिलता था इनको। दूसरा, सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। जो समय समय पर इनको निर्धारित करना था उसके ये हो गए, यानी कि अब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। उस समय जमींदार वर्ग का निर्माण किया गया जो इनके प्रति क्या नाम है कि हमेशा हमेशा रहते थे। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। कहाँ किसान का हित कहाँ सुरक्षित हुआ, जमींदारों के द्वारा शोषण बढ़ा, जमींदारों के द्वारा शोषण बढ़ा और अधिक शोषण किया जाने लगा। यानी कि अगर फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, फसल उत्पादन नहीं हो रहा है तो भी उनको कर देना पड़ता था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इनका आंसर हो जाएगा। यानी कि यही ऑप्शन जो है ना गुणों में नहीं है, यही सही नहीं है, ऑप्शन डी इनका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 122। इसको अगर देखें एक बार व्याख्या को, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिले थे कि वह भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले जिससे कंपनी तथा कृषक दोनों के हितों की सुरक्षा हो सके। उसने प्रथम कार्य यह किया कि बंगाल में प्रचलित भूमि का किराया तथा पट्टों का पूर्ण रूपेण निपटारा किया। बहुत देर तक वाद विवाद हुए जिसमें राजस्व वार्डो के प्रधान सर जानसोर, अभिलेखापाल जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर तुषार कॉर्नवालिस ने प्रमुख रूप से भाग लिया। इससे निम्न निष्कर्ष निकले थे। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 ईस्वी में उससे 10 वर्ष की व्यवस्था दी गई। उसे पहले 1990 में 10 वर्ष की व्यवस्था दी गई थी। यह व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई, यानी कि स्थायी रूप से हो गया, तथा जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देना हो। यानी कि जो 10/11 कर था जो जमींदार थे उनको, और साथ में उनको भविष्य यानी कि जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको क्या है इसी रूप से उनको कर देना था। साथ में ये क्या है कि वंशानुगत कर दिया गया था, वंशानुगत कर दिया गया था, जमींदारी उनके पास रहेगी। अगर अगर सिर्फ क्या नाम है कि सूर्यास्त से पहले वो अपना कर दे दे, यानी कि जो राजस्व था वो दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी और वो जमीन के स्वामित्व थे, वो जमीन के स्वामी होते थे। जमींदारों को भूमि के लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी को देना था तथा 1/भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो ये रहा इसका व्याख्या। बढ़ते हैं हम लोग आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदार जो है ना, इसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। जिम्मेदार जो था वो मध्यस्थ रूप में था, आपको बताना है मध्यस्थ रूप में था। ऑप्शन दिया है इसमें महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त, आपको बताना है इसमें कौन था। अस्थाई बंदोबस्त आपको पता है, अस्थाई बंदोबस्त, देखिए हम आपको बात करते हैं 1802 की। 1802 मद्रास में क्या, 1802 मद्रास में टॉमस मुनरो 1802 टॉमस मुनरो। 1800 1819 1819 1819 किसका, हाल्ट मैकेंजी। कौन, हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी, आप बस देखते रहिए। हाल्ट मैकेंजी कौन, कहां पे, यूपी, यूपी, पंजाब और मध्य प्रांत, मध्य, यूपी पंजाब और मध्य प्रांत, यूपी पंजाब और मध्य प्रांत। और ये 1893 में, सॉरी 1793 में, 1793 में कहा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कहां पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रारंभ में यहां पे लागू हुआ था। कौन था, कॉर्नवालिस। कौन, कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस। अगर हम बात करें महालवाड़ी बंदोबस्त की, तो ये 30% एरिया पे था, ये 30% एरिया पे था।
और अगर हम बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तो 51% भाग पे था, ये 51% भाग पे था। और अगर हम बात करें ये क्या नाम है, ये 19% भाग पे था, ये 19% भाग पे था। ये प्रारंभ किया गया था, ये तीनों जो है ये प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त यानी कि भूमि राजस्व से संबंधित ये जो है ये प्रारंभ किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त। अगर आपसे इनमें क्रम पूछे तो पहले स्थाई लगाएंगे, फिर रैयतवाड़ी लगाएंगे, फिर महालवाड़ी लगाएंगे। अगर आपसे इनका डेट पूछता है तो 1793, 1802 और 1819। अगर आपसे इनका नाम पूछता है तो आप लगाएंगे क्या नाम है कि कार्नवालिस उस समय था, टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ किया गया था इसमें, और हार्डन मैकेंजी द्वारा कहाँ स्टार्ट किया गया था, महालवाड़ी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था यूपी पंजाब और मध्य प्रांत, यूपी पंजाब और मध्य प्रांत में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में कार्य करता था। जमींदार की बात कर रहा है, बिचौलिए के रूप में था, बिचौलिए रूप के रूप में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थाई बंदोबस्त इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो रैयत थे डायरेक्ट रैयतों से यानी कि जिनकी भूमि थे उनसे लिया जाता था, इसमें बिचौलिए का कोई काम नहीं था, इसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं था। और इसमें महालवाड़ी में डायरेक्ट ये था कि महाल से लिया जाता था, यानी कि गांव की भूमि से लिया जाता, गांव से लिया जाता था, जो गांव के एक तरह से सरपंच होते थे उनसे लिया जाता, वो वसूल के रखते थे और वहां डायरेक्ट उनसे लिया जाता था। ये व्यवस्था थी, ये राजस्व ऐसे वसूला जाता था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 123 की प्रति 123 की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या की अगर बात करें तो बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में ही अंग्रेजों के लिए एक समस्या बनी हुई थी, तथा जिस समय कार्नवालिस भारत आया, तथा जिस समय कार्नवालिस जो है ना वो भारत आया उस समय भी यह समस्या विद्यमान थी। इस समय लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं विद्यमान थी, तथा लगान किससे वसूल किया जाए, इनके सामने क्या था कि लगान किससे वसूल किया जाए, क्योंकि उस समय इनको 1765 में आपको पता है कि जो इलाहाबाद की संधि होती है तो इनको दीवानी अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो इनको लग रहा था कि हम लगान किससे वसूलेंगे, किस प्रकार से वसूलेंगे, कितना वसूलेंगे, और भूमि का मालिक कौन है, ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें थी जो इनके सामने क्या थी, ये समस्याएं विद्यमान थी, ये समस्याएं जो थी इनके सामने विद्यमान थी। और उसी को हल करने के लिए फिर ये सारी चीजें लाई जाती हैं। फिर जानशोर जमींदारों को ही भूमिपति स्वीकार करने के पक्ष में था, जो जानशोर था वो जमींदारों को ही भूमिपति स्वीकार करने के पक्ष में था। जमींदारी भूस्वामी होते थे, ये बाद में 1793 में लागू भी कर दिया गया कार्नवालिस के द्वारा। लेकिन जेम्स ग्रांट का विचार जानशोर तथा कार्नवालिस से अलग था। उसके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है। जो जेम्स ग्रांट था, क्या जेम्स ग्रांट था, उसके अनुसार क्या था कि जो समस्त भूमि है वो सरकार की है, जमींदार को सिर्फ रखा गया है, जमींदार को एक तरह से नौकरी पे रखा गया है, जमींदार को सिर्फ एक तरह नौकरी पे रखा गया है। राजस्व की राशि को लेकर भी जेम्स ग्रांट के विचार जानशोर व कार्नवालिस से अलग थे, इसके विचार भी अलग थे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहा 122, 123 था, 122, 122 नंबर था शायद। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123, अस्थाई भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे। अस्थाई भूमि व्यवस्था के संबंध में आरसी दत्त के क्या विचार थे, आपको बताना है क्या विचार थे। इन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया, इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया, और सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, इन्होंने इसका अस्थाई भूमि का समर्थन किया, अस्थाई भूमि का समर्थन किया कि हाँ ये सही था। आरसी दत्त ने स्थायी भूमि व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जिससे भारतीयों के आर्थिक हित की सर्वाधिक रक्षा हुई, जिससे भारतीयों के आर्थिक हित की सर्वाधिक रक्षा हुई। और एक तरह से देखें तो जो कि वास्तव में क्या था कि जमींदारों के द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया गया, जमींदारों के द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को 10 हिस्सा चाहिए ही था, 11 में से 10 हिस्सा उनको चाहिए ही था। कैसे भी करके इनको कर वसूलना ही था, कर वसूलना ही था। और उसके ऊपर ये अधिक से अधिक अपने लाभ को अधिक करने के लिए अधिक और अधिक वसूल लेते थे, और अधिक वसूल लेते थे। ये निर्धारित नहीं था, ये निर्धारित नहीं था कि इनको कितना वसूलना है, ये लोगों से, किसानों से कितना कर वसूलेंगे, ये निर्धारित नहीं था। ये निर्धारित था कि इनको क्या है कि उनके कंपनी को 10 हिस्सा देना है, कंपनी को 10 हिस्सा देना है, ये निर्धारित था। इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस पुस्तक में ये बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 124, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया आपको बताना है। एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस विलियम पिट, फिलिप फ्रांसिस विलियम पिट आपको बताना है किसने किसने प्रारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी,
फिलिप फ्रांसिस ने, किसने ये विचार प्रस्तुत किया? तो फिलिप फ्रांसिस ने यह विचार प्रस्तुत किया था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार प्रस्तुत किया, जिसे 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूला जाता था। कर सरकार निश्चित करती थी, जो कर होता था वो सरकार निश्चित करती थी, वो सरकार निश्चित करती थी, याद रखिएगा। कर जो होता था वो सरकार निश्चित करती थी, कर सरकार निश्चित निश्चित करती थी। यानी कि वही तो 10/10वां 11/10, 10/11, यानी कि 10 हिस्सा जो है वो कंपनी को मिलता था, ये तो मिलता ही था। और 1/11 हिस्सा जो था वो किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था, वो जमींदार को मिलता था। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन 85 में भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे? 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे, ये पूछा है। वित्त सदस्य कौन थे, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनी पी मैकडोनल्ड। कौन हो जाएगा? एंटोनी पी मैकडोनल्ड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें, अगर हम इसकी व्याख्या के देखें तो एंटोनी पी मैकडोनल्ड भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। ये क्या? भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। 1776 में प्रकाशित पहली पुस्तक फूड, अपनी पहली पुस्तक फूड ग्रेन सप्लाई एंड फेमिन रिलीफ इन बिहार एंड बंगाल लिखी। 1881 में उन्होंने कलकत्ता में प्रांतीय सरकार में महालेखाकार नियुक्त किया गया और बाद में प्रांत में राजस्व सचिव। 1886 में डफरिन ने इन्हें भारत की एक केंद्र सरकार में गृह सचिव नियुक्त किया। याद रखिए, अपनी पहली पुस्तक की बात की जा रही है, तो ये 1876 है, 1876 है। 1886 में डफरिन ने इन्हें भारत की केंद्र सरकार में गृह सचिव नियुक्त किया। अतः 1885 में एंटोनी पी मैकडोनल्ड भारत सरकार के वित्त सदस्य थे, जो बाद में सचिव बनाए गए, जो बाद में सचिव बनाए गए। 1885 में ये वित्त वित्त क्या थे? वित्त सदस्य थे, वित्त सदस्य थे। बात करते हैं हम अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात कर लेंगे रैयतवाड़ी के बारे में। रैयतवाड़ी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया रैयतवाड़ी के बारे में पहले ही। ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 1803 में स्टार्ट किया गया, सॉरी 1802 में स्टार्ट किया गया था ये। 1802 में, 1802 थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? सर्वप्रथम मद्रास में। इस समय मद्रास का ये गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मद्रास, असम, मद्रास, असम, मद्रास और असम में ये प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? मद्रास, असम और बंबई में। मद्रास, असम और बंबई में ये प्रारंभ हुआ था। ये 3 जगहों पे हुआ था। ये भारत के 51% क्षेत्र पे लागू किया गया था। कहाँ पे? 51% क्षेत्र पे लागू किया गया था। कितने क्षेत्र पे? 51% क्षेत्र पे ये लागू किया गया था। इसमें जो था कि डायरेक्ट जो राजस्व लिया जाता था, डायरेक्ट रैयतों से ले लिया जाता था, डायरेक्ट रैयतों से लिया जाता था। और अगर बात करें तो इसमें बिचौलिया नहीं था, इसमें बिचौलिया नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि संबंध होने के कारणों से संबंध होने के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो। ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर, बाकी इसको मैंने आपको बता दिया, इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था जिसमें ये सारी चीजें, इसमें आंसर भी दिया है। ये क्या है कि उसमें थोड़ा सा पीपीटी में कॉपी करने में दिक्कत आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे अपलोड कर दिया। पूछा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है यहाँ पे और सूची 2 दिया है। इसमें पूछा है जोनाथन डंकन, पहला जोनाथन डंकन, दूसरा टॉमस मुनरो, तीसरा कार्नवालिस, चौथा हाल्ट मैकेंजी, चौथा हाल्ट मैकेंजी। अगर हम बात करें पहली बात, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा टॉमस मुनरो के बारे में। टॉमस मुनरो अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसका ऑप्शन सी, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। क्या? रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। अब एक ऑप्शन से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि बी का तीसरा। अब देखिए बी का तीसरा किस में दिया है? बी का तीसरा सिर्फ बी में दिया है, यानी कि ये ऑप्शन ए में दिया है। इसका आंसर इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये दिया है। अब आपको कोई दूसरा जानने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं बता देता हूं। टॉमस मुनरो का ये हो जाएगा। कार्नवालिस आपको पता ही है कि अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस हो जाएगा। सी का दूसरा हाल्ट मैकेंजी की बात करें, हाल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी बंदोबस्त।
बचा एक जोनाथन डंकन की बात करें तो बनारस का स्थायी बंदोबस्त, जो बनारस में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, वो जोनाथन डंकन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये सारी चीजें यहाँ पे आंसर में भी दी गई है, ये यहाँ पे आंसर में दिया गया है। ये यूपी पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2003 और 5 में पूछा था ये क्वेश्चन, 2003 और 5 में पूछा था ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 128। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकारी सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? किसके समय में ये अलग अलग कर दिए गए थे, ये आपको बताना है, किसके समय में ये अलग अलग कर दिए गए थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर इसकी व्याख्या को हम लोग देखें तो कॉर्नवालिस ने अपनी न्यायिक सुधार 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। 1743 में कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। याद रखिएगा, जो कॉर्नवालिस संहिता था, जो कॉर्नवालिस संहिता था, ये किस पे आधारित था? शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। इस सिद्धांत के तहत तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। किसमें? कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। ये रहा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? सुधारों में उसका सलाहकार कौन था, ये पूछा गया है, बताइएगा। इसमें ऑप्शन दिया है कि जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे, ये पूछा है, आपको बताना है इसमें से कौन होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ही कॉर्नवालिस कोड की ही बात की जा रही है। तो कॉर्नवालिस कोड की बात की जा रही है, किसकी? कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कोड की ही बात की जा रही है। ये किस पे आधारित था? तो शक्ति के पृथक्करण पर, शक्ति, शक्ति के पृथक्करण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर ये आधारित था। इसमें पूछा है कि कौन था उसमें सलाहकार, तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दिया है इसमें, सर विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस न्याय संबंधी सुधारों का वर्णन हमें उसकी कॉर्नवालिस संहिता, जो शक्तियों के पृथक्करण पर लिखी गई थी, से प्राप्त होती है। और इस संहिता के निर्माण में विलियम जोन्स, एक नाम और याद रखे, जॉर्ज वार्ले, जॉर्ज वार्लो को भी नाम याद रखिएगा। ये इनके क्या थे? सहयोगी, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इनके सहयोग करता थे। कौन? विलियम जोन्स और सर वार्लो, सर लॉर्ड वार्लो, वार्लो कौन? वार्लो, जॉर्ज वार्लो। इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 130। एक भू राजस्व नीति है, एक भू राजस्व नीति है, उसके बारे में अगर हम देखें, भू राजस्व नीति के बारे में देखें, इसकी जो प्रारंभ, भू राजस्व नीति प्रारंभ कब किया गया था? 1772 में। कब? 1700 1772 में ये स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ये 5 वर्ष के लिए ठेकेदारी था। 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ठेके पे दिया जाता था। ठेके पे ये दिया जाता था 5 वर्ष के लिए। इसमें क्या होता था? इसमें अधिक से अधिक क्या होता था? किसानों का शोषण होता था। अधिक से अधिक किसानों का शोषण होता था, क्योंकि जो ठेकेदार होते थे उनको तो ना तो जमीन से मतलब था, ना तो उनको जानकारी थी, ना तो उनको कृषि सुधार से मतलब था, ना तो किसी से मतलब था। उनको सिर्फ क्या चाहिए था? तो टैक्स चाहिए था, और टैक्स वसूल के किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे। वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय पंचवर्षीय जो है कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक नए वर्ग का सृजन, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी। के वास्तविक मूल्य की जानकारी, वास्तविक मूल्य की जानकारी की बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो कंपनी के कर्मचारी जो थे वो द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता, कंपनी के राजस्व के लिए भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता जो है, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण था। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की, इसे इस्तेमरारी, याद रखिएगा, इस्तेमरारी
व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था से सरकार को अधिकतम राजस्व भी प्राप्त होता था तथा प्रत्येक वर्ष कंपनी के कर्मचारियों को राजस्व की वसूली में होने वाली परेशानी से भी मुक्ति होती थी। यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो उनको क्या नाम है कि राजस्व वसूल, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, यहाँ पे इतनी जानकारी नहीं थी, और किससे लेना है, किससे वसूलना है, कितना वसूलना है, ये जानकारी भी नहीं थी। तो इससे जो परेशानी होती थी उससे उनको मुक्ति मिली। और लेकिन पंचवर्षीय योजना जो था ना, ये असफल हुआ। असफल क्यों हुआ? कृषकों को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, बहुत बहुत कष्ट होता था, क्योंकि अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे। न तो उन्हें कोई जानकारी थी और न ही भूमि में स्थायी रुचि लेते थे, ना तो वो भूमि में स्थायी रुचि लेते थे। ये सिर्फ कर उगाही करते थे, ये सिर्फ कर उगाही करते थे। अधिक से अधिक खेती अच्छी हो या ना हो, अकाल पड़ा हो या ना हो, लेकिन उनको टैक्स चाहिए, उनको टैक्स चाहिए होता था। याद रखिए, ये पंचवर्षीय व्यवस्था थी, याद रखिएगा, पंचवर्षीय व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। 131, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? सिविल, क्या नाम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया। इसका आंसर लॉर्ड कार्निंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। ये भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। अगर इसके हम व्याख्या को देखें तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था कौन? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 58, 58 से 62। 1856 से 58 के बीच में क्या था? गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। और 1858 से 62 तक यह वायसराय था कि कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता पारित किए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो पारित किया गया था। अगर हम बात करें तो इसके समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कैनिंग के समय ही 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के समय भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी, सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के समय में। और लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के समय स्ट्रेची अकाल आयोग की नियुक्ति, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884-86 के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में की गई थी। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 88 तथा बंगाल, अवध और पंजाब के टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था, टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 132। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? क्या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? पूछा गया है कब अधिनियमित हुआ था, इसको बताना है आपको कब अधिनियमित हुआ था। तो सर्वप्रथम ये 1871 में, सर्वप्रथम ये 1871 में। कब? 1871 में उत्तर भारत में। कहां पे? उत्तर भारत में, उत्तर भारत में अधिनियमित हुआ था, लागू हुआ था, एक तरह से लागू हुआ था। कब? 1871 में। कब? 1871 में। 1871 में ये उत्तर भारत में लागू हुआ था, उत्तर भारत में ये लागू हुआ था। बंगाल में 1876 में, और बंगाल में 1876, बंगाल 1876, बंगाल 1876। और मद्रास की अगर हम बात करें, अगर हम मद्रास की बात करें, अगर हम मद्रास की बात करें तो 1911 में। क्या? अगर हम मद्रास की बात करें तो मद्रास में 1911 में ये लागू हुआ था, 1911 में ये लागू हुआ था। और इसमें पूछा है सर्वप्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1871, 1871 इसका आंसर हो जाएगा 1871। याद रखिए, बंगाल 1876, मद्रास 1911 में ये लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 131। बाकी इन चीजों को मैंने बता दिया। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? यानी जो भूमि कर वसूला जाना था, राजस्व वसूला जाना था, उसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ये कब दिया गया? आपको बताना है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वारेन हेस्टिंग होगा।
वारेन हेस्टिंग होगा, जिसके बारे में अभी हमने बताया 1772। क्या 1772? 1772 में भू राजस्व नीति जो इन्होंने पारित किया था, भू राजस्व नीति, राजस्व नीति, राजस्व नीति पारित किया था। ये 5 वर्ष के लिए था, 5 वर्ष के लिए होता था, 5 वर्ष के लिए ठेके पे दिया जाता था। ये जो सबसे अधिक बोली लगाते थे उनको दिया जाता था, जो सबसे अधिक बोली लगाते थे उनको दिया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर, बाकी मैंने इन चीजों को बता दिया है। याद रखिएगा एक चीज और, 1776 में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति पर पुनः एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई और कर संग्रहण के लिए के अधिकार नीलामी कर दिए गए। जो पहले क्या नाम है 5 वर्षीय था, ये बाद में 1 वर्षीय प्रणाली अपना ली गई थी। 1 वर्ष में ये बदला जाता था, 1 वर्ष में ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए हो गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है। जंगल में परिवर्तित हो गया है। 134 नंबर, 134 नंबर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो वारेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था, क्या वारेन हेस्टिंग द्वारा ठेकेदारी पर आधारित भू राजस्व की व्यवस्था के कारण बंगाल की भूमि व्यवस्था का पतन होने लगा, किसानों का शोषण बढ़ गया क्योंकि भू राजस्व की नीलामी आरंभ हो गई थी। इससे किसान की स्थिति से बदतर हो गई, क्योंकि अब सोचिए ना, जो व्यक्ति अधिक बोली लगा के, जो व्यक्ति अधिक बोली लगा के क्या नाम है ठेके पे चीजें लेगा, तो उसके लिए तो पैसा भी कमाएगा, और उसके लिए पैसा कमाएगा कहाँ से? जनता का शोषण करेगा, वो किसानों का शोषण करेगा। जैसे आज ही देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति क्या नाम है कि ठेका पे जो पैसा, ठेका पे ठेकेदारी लेता है, वो अधिक पैसा लगाते हैं, उनको परसेंटेज देना पड़ता है, उसी हिसाब से वो रोड बनाते हैं, उसी हिसाब से वो घर बनाते हैं, उसी हिसाब से क्या नाम है कि आप देख रहे होंगे ठेकेदारी में क्या होता है, जो घर बनता है उसमें जो आवास बनते हैं, जो आवास बनते हैं उसमें क्या होता है कि बालू गिट्टी सीमेंट रहता ही नहीं है, सरिया एकदम बेकार रहता है, बालू पता चला बालू अलग, सीमेंट अलग, गिट्टी अलग, ऐसे रहता है। वही सारी चीजें तब भी थी और आज भी है। गरीबी और भुखमरी जो है वो चारों तरफ बढ़ गया था। इसी परिस्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल जो है वंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है। वंचरों के निवास योग्य क्या है? जंगल में परिवर्तित हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। 135 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? कितना प्रतिशत व्यय होता था? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, आयोग ने इसका आंसर 40 माना है। आयोग ने जो है इसका आंसर 40 माना है, 40%। बट वास्तव में कितना है? वास्तव में ये 52% होता था, 52% होता था। बट इन्होंने इसका आंसर क्या माना है? 40 माना है, 40 माना है आयोग ने। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर राजस्व का लगभग 52% जो है वो व्यय होता था। व्यय होता था, इसका कारण यह था कि सेना एक अधिक उद्देश्य पूर्ण कर रही थी, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत करने का प्रमुख साधन थी, परंतु इनका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। नोट की बात अगर कर ले तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है ए माना है। ए यानी कि 40% माना है। ए यानी कि 40% माना है, 40% माना है। इसलिए यहाँ पे हमने इसका आंसर नहीं दिया गया है, यानी कि जो किताब है उसमें भी नहीं दिया गया है, उसी की व्याख्या है ये। इस तरीके से हम लोग का ये कंप्लीट होता हुआ, हम लोग का ये कंप्लीट होता हुआ, इसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो होगा ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, जो आठवां पार्ट होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग क्या है कि अगर हमारे साथ जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाला जाए आप लोगों के पास पहुंच जाए। अभी सुबह एक 6 वीडियो डाला गया है, 6 बजे डाला गया है, और कल शाम को 6 बजे डाला गया था। आज शाम को 6 बजे फिर से ये वीडियो जाएगा। फिर कल सुबह यानी कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे सामान्यतः अगर बात करें, ये उम्मीद रहती है और मेरा प्रयास रहता है कि सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे एक एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको तैयारी में नई दिशा और दशा प्रदान की जा सके और अच्छी तरीके से आपका क्या है कि चीजें कंप्लीट हो जाएं, चीजें कंप्लीट हो जाएं।
उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।